नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एटेक्स कॉमर्स क्लासेस के एक नई सेशन में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं या मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। तो सामने आप में देख सकते हैं पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी बुक। जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो एनसीईआरटी बुक से करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है लाइन बाय लाइन स्टडी। हम जो भी स्टडी करेंगे वो लाइन बाय लाइन करेंगे, ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि उनका कोई भी लाइन या कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्टडी करेंगे या क्लास लेंगे मेरी, तो आप सामने आप पेन पेंसिल और बुक ओपन रखेंगे, ताकि जो भी नोट्स है आप बुक में लिख सकें। फिर थर्ड पॉइंट है, हम जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में पैराग्राफ वाइज या पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू करेंगे, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। और फोर्थ पॉइंट है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। और जो भी हम जब चैप्टर करेंगे या पैराग्राफ या जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में उसका कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद ही हम बुक पे चलेंगे और लाइन बाय लाइन बुक पे पढ़ाई करेंगे। और फिर लास्ट है, मैं आपको सारे पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो भी आप नोट्स पीडीएफ नोट्स पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अगर पीडीएफ नोट्स भी आप कर लें तो उससे भी आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लास्ट में आपको मैं यही बताना चाहूँगा, और लास्ट में यही है कि जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेरी है तो मुझे वो व्हाट्सअप करेंगे, मैं उनके क्वेरी का जवाब तुरंत ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर 2 पार्ट 3। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये सब टॉपिक देखा था। तो आज के चैप्टर में हम करने वाले हैं, ये टॉपिक करेंगे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए नोट्स में चलते हैं, देखते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का सिंपल नोट्स में देखें तो क्या लिखा हुआ है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल हैं। इसके अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता क्या। डुअल एस्पेक्ट ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन में क्या होता है, लेन देन होता है। मतलब जब आप कुछ देते हो, मतलब कि आपने 10 रुपीज़ दिया, तो उसके बदले आपने कुछ गुड्स लिया। ठीक है, आपने 10 रुपीज़ दिया, गुड्स दिया। मतलब ट्रांजैक्शन जब भी आप करते हो तो लेन देन करते हो। मतलब आप जब कुछ देते हो तो वापस कुछ लेते हो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपने कुछ दिया तो आपको वापस कुछ नहीं मिलता। तो आप ये कहोगे कि ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला हमें कुछ फ्री में दे दे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पे अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस की बात कर रहे हैं मतलब ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में मैं एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं फ्री की चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब एक नॉर्मल कंडीशन होता है, जब आप लेन देन करते हो, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हो और वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जब आप कुछ देते हो तो क्या करते हो, आप कुछ ना कुछ वापस तो जब आप कुछ देते हो तो उसके बदले क्या कर रहे हो, आप कुछ ले रहे हो। ठीक है, तो हम ट्रांजैक्शन में लेन देन में क्या देखते हैं कि जब आप कुछ दे रहे हो तो ले रहे हो। तो यही डुअल कंसेप्ट यही कहता है कि कुछ दो और कुछ लो। तो कहने का मतलब क्या है कि डुअल कंसेप्ट में डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट आता है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट कैसा था समझ लीजिए। देखिए, एक एंट्री मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैश
आपने मान लीजिए 10 रुपये का कुछ परचेज किया, कोई आइटम परचेज किया, तो ठीक, तो मान लीजिए कि 10 रुपये का आपने कोई आइटम परचेज किया, तो वो आइटम क्या हुआ, आपके पास आया, आइटम क्या है, परचेज किया मान लीजिए आपने आइटम, तो आइटम आपके पास आया 10 रुपये का, आपने कोई आइटम परचेज किया, कोई भी आइटम ले लो, और आपने कैश दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि जब आपने परचेज किया 10 रुपये का, तो चीज़ें डेबिट हो रही है, ठीक। और जब परचेज किया तो आपने क्या दिया, कैश दिया, क्या दिया, कैश। तो कैश गया आपके पास से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट का टू का मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट होता है टू का मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो 10 रुपये दिए, तो उसके बदले क्या किया, आपने कुछ लिया, आपने क्या किया, 10 रुपये दिया, उसके बदले कुछ लिया, तो डेबिट किया 10 रुपया और क्रेडिट किया 10 रुपया। तो क्या दोनों इक्वल हो गया, तो हम क्या कर सकते, दोनों नलीफाई हो गया, बराबर हो गया। अब ये जो एंट्री है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये जो एंट्री है हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि इस तरह से एंट्री होती है अगर आप कुछ परचेज करते हो अकाउंट में। प्रोफेशनल एंट्री अगर मैं बात करूँ तो परचेज किया 10 रुपया का और गया 10 रुपया, मतलब आपने जो कैश दिया उसके बदले आपने कुछ ले लिया, मतलब चीज़ें क्या हो गई, बराबर हो गई। तो लेन देन में क्या होता है, यही ना होता है कि हमने जितना कैश दिया उतने उतने का सामान हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, आप उस दुकानदार को 50 पे किए, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे गए, उसके बदले आपने क्या ले लिया, एसी ले लिया। अब सोने की दुकान पे गए, ज्वेलरी की दुकान पे गए, 1 लाख रुपए ज्वेलरी वाले को दिया, उसके बदले आपने क्या लिया, गोल्ड ले लिया। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे सब कुछ बराबर हो गया, आपने जितना का पैसा दिया उतना का सामान ले लिया, ठीक है। तो यही होता है डुअल कंसेप्ट। तो डुअल कंसेप्ट मतलब क्या कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसलिए कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि दो अकाउंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ऑब्वियस बात है, कुछ देंगे, जब कुछ दे के जब कुछ लेंगे, तो दो अकाउंट क्या होगा, ऑटोमेटिक इन्वॉल्व होगा। अब एक इसमें कंसेप्ट है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस की एसेट्स हमेशा ओनर और आउटसाइड के क्लेम का बराबर होती है, क्योंकि देखिए एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आगे भी आपको पढ़ना है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी आप इसको बिल्कुल सिंपल समझो। आप ये पहले समझ लो कि एसेट्स का मतलब होता है पूंजी, मतलब पूंजी मतलब कंपनी की अपनी संपत्ति। इसका मतलब लायबिलिटी का मतलब हो गया कर्ज, लोन, ठीक है। और कैपिटल का मतलब भी क्या हो गया कि जो बिजनेस में कैपिटल लगाया गया, ठीक है। मतलब जो पैसा बिजनेस में लगाया गया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बना बोलते हैं। मनी इन्वेस्टेड बोल सकते हैं, पैसा आपने जो बिजनेस में लगाया। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है। क्या 10 लाख रुपए, तो जो आपके पास पैसा है, तो पैसा क्या हुआ, मान लिया आपने बिजनेस खोला, एबीसी बिजनेस, आपका क्या एबीसी बिजनेस आपने ओपन किया, बिजनेस का नाम है एबीसी। 10 लाख आपके पास क्या था, पूंजी था। 10 लाख क्या था, पूंजी था, ठीक। तो जो 10 लाख आपके पास पूंजी था, तो ये क्या एक तरह का एसेट्स था, आपका आपका संपत्ति था, ठीक। तो जैसे ही आपने 10 लाख बिजनेस में लगाया, तो आपका कैपिटल भी क्या हो गया, बढ़ गया। बिजनेस का जो कैपिटल है वो भी 10 लाख हो गया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल जो होता है, जो पूंजी होता है, वो हम क्या करते हैं, बिजनेस को देते हैं, और बिजनेस के लिए वो क्या होता है, कर्ज होता है, लायबिलिटी होता है, जो बिजनेस को हमें हमें चुकाना है, ठीक। क्या ओनर ऑफ बिजनेस क्या होता है, अलग होता है,
जो 10 लाख हमारे पास एसेट्स था, जो पैसा था, जब हमने बिजनेस को दिया तो उसका 10 लाख कैपिटल भी बढ़ गया। मतलब इन्वेस्ट उसने 10 लाख बिजनेस में आपने कर दिया। ठीक, अब मान लीजिए कि आप क्या करते हो कि 2 लाख और कहीं से लोन ले लेते हो। 2 लाख क्या करते हो, लोन लेते हो बिजनेस में लगाने के लिए। तो आपने जो लोन लिया वो पैसे के फॉर्म में लिया, तो 2 लाख एसेट्स मतलब 2 लाख आपकी पूंजी और बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, 12 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब ये आपके पास आया क्या, ठीक है वो लोन है, लेकिन आपके पास तो कैश आया ना। कैश क्या, एसेट्स है। कैश क्या है, एसेट्स है। तो आपके पास तो एसेट्स आया। आपके पास क्या आया, एसेट्स आया। तो इधर तो आप एसेट्स में दिखाओगे, हाँ मेरे पास अभी 12 लाख जो है कैश है, हार्ड कैश मेरे पास है। लेकिन जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने फिर क्या देखा कि 10 लाख हमने क्या लिया था। 10 लाख तो हमारा अपना पैसा था, जो कि हमने अपना पैसा पूंजी में लगा दिया, क्या बिजनेस को दे दिया। लेकिन 2 लाख हमारा पैसा नहीं है। 2 लाख हमारा पैसा नहीं, हमारी सिर्फ एसेट्स बढ़ गई, 12 लाख हो गई। तो 2 लाख तो हमने जो कर्ज लिया, तो 2 लाख तो इधर लिखेंगे ना। 10 लाख तो जो पैसा था वो लगा दिया बिजनेस में। ठीक, तो 10 लाख जो मेरा पैसा था वो बिजनेस में लगाऊंगा, तभी तो बिजनेस शुरू करूंगा, कुछ ना कुछ बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा। और जो 2 लाख लोन लिया था कैश, वो था लोन था, तो लोन इधर भी दिखाएंगे और इधर एसेट्स के रूप में दिखाएंगे। तो अब बताइए कि ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो मतलब अगर आपका एसेट्स है, अगर आपके पास इधर कुछ भी है, तो आपका इधर कुछ ना कुछ कैपिटल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इधर आपका कैपिटल, आपकी पूंजी नहीं होगी, क्योंकि आपका जो एसेट्स है वही आपका क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा, कि यही आपने बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो वही हम पूछते हैं कि बिजनेस का क्या कैपिटल है, तो उसी से ये निकलता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये समझ गए आप एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज क्या होता है। तो आगे चलते हैं नोट्स में कि नोट्स देखिए क्या कहता है। तो ये हो गया एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, बिजनेस की एसेट्स हमेशा ओनर और आउटसाइड के क्लेम के बराबर होती है। ठीक है, ये लाइबिलिटी वाला मैंने आपको समझा दिया। उसके आगे देखिए क्या लिखा हो, ओनर ने 50 लाख बिजनेस में लगाया। ठीक है, तो जैसे 50 लाख लगाया तो क्या हुआ, एसेट्स बढ़ा। ठीक है, तो किसको लगाया, बिजनेस में लगाया। तो जैसे बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस को दिया कैपिटल, बिजनेस को दिया तो बिजनेस का भी कैपिटल क्या हुआ, बढ़ गया। ये देखिए इस तरह से आप समझिए इसको कि देखिए क्या था, इक्वेशन क्या था, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 50 लाख रुपए लगाया है तो 50 लाख क्या था, कैश था। तो कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, तो इधर लिख दिए। जैसे ही 50 लाख लगाया तो कैपिटल दिया बिजनेस को, तो कैपिटल बिजनेस को दिया तो 50 लाख इधर हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे। फिर क्या है, 10 लाख का गुड कैश में खरीदा। ठीक, 10 लाख का गुड कैश में खरीदा। अब 10 लाख का गुड जब कैश में खरीदा तो क्या हुआ, एसेट्स इधर बढ़ गया। मतलब कैश भी क्या है, एसेट्स है, गुड्स भी एसेट्स है। 10 लाख इधर रह गया, फिर कैपिटल भी क्या हो गया, 10 लाख से बढ़ गया, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगा है। ठीक है, फिर वही मशीनरी की बात कर रहा है कि 30 लाख में आपने क्या किया, उधार पे खरीदा। तो यहाँ पे जो 30 लाख का मशीन जो है, क्या खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा। क्या खरीदा, क्रेडिट पे। मतलब कि अगर आप समझ लो इस बात को कि 30 लाख का मशीन क्या खरीदा, लोन लेके खरीदा। तो जैसे ही लोन लेके खरीदा, तो मान लीजिए कि ये 30 लाख अगर हम ले लेते हैं, 30 लाख, 30 लाख तो लोन हो गया। उसका क्या खरीद लिया, मशीनरी खरीद लिया, तो मशीनरी क्या हो गया, एसेट्स हो गया। अब इसे कैपिटल में क्यों नहीं रखते हैं, क्यों इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जो कैपिटल होता है वो कौन देता है, ओनर देता है। कैपिटल कौन देता है, ओनर, मालिक देता है। तो मालिक ने तो पैसा दिया नहीं, वो पैसा कहीं और से लिया गया। ठीक, तो अब इसलिए हम इसे क्या करेंगे, कैपिटल में देखेंगे, यहाँ कैपिटल क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ भी देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, बराबर हो गया।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस का अकाउंटिंग में इक्वेशन बैलेंस रखती है कैसे आपने देख लिया, डबल इंट्री सिस्टम का बेस है। ठीक है, अब हम आते हैं बुक पे, क्या कि बुक क्या कह रहा है इसके बारे में। डुअल एक्सेप्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो जो डुअल कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है किसी भी अकाउंटिंग का। मतलब बेसिक कंसेप्ट ये फाउंडेशन होता है, तो आप समझ ही गए हो अकाउंटिंग में क्या होता है, लेन देन होता है। ठीक है, तो हर लेन देन में क्या होगा, डेबिट क्रेडिट होगा, जो आया वो गया, वो जो गया वो आया। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि ये क्या होता है, फाउंडेशन होता है। इट प्रोवाइड द वेरी बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। यह क्या प्रोवाइड करता है, बेसिस प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, दिस कंसेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट, और हर ट्रांजेक्शन का डुअल इफेक्ट होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड एटलीस्ट टू अकाउंट विल बी इन्वॉल्व रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है दो अकाउंट हमेशा इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। राम स्टार्ट बिजनेस इन्वेस्टिंग इन a sum of 50 lakh. The amount of money borrowed by Ram will result in increase in the assets by 50 lakh. At the same time, the owner equity capital will also increase by an equal amount. It may be seen that the two items that got affected by this transaction are cash and capital account. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि राम ने एक बिजनेस शुरू किया, 50 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाया। तो जैसे उसने बिजनेस में 50 लाख लगाया, या बिजनेस में उसका 50 लाख रुपए आया, तो उसका एसेट्स बढ़ गया, पूंजी बढ़ गया 50 लाख से। तो जब 50 लाख से पूंजी बढ़ा तो कैपिटल भी बढ़ गया, क्योंकि कैपिटल कौन लाता है, ओनर लाता है। और ओनर क्या किसे पैसा देता है, बिजनेस को पैसा देता है। और जो कैपिटल होता है वो बिजनेस पे कर्ज होता है उसे चुकाने का। तो जैसे ही राम ने 50 लाख रुपए लाया, तो बिजनेस का कैपिटल क्या हुआ, 50 लाख से बढ़ गया, और इसका इधर बिजनेस का एसेट्स भी बढ़ गया। तो जो एसेट्स होता है वो बिजनेस का खुद का संपत्ति होता है, और जो कैपिटल होता है वो ओनर का संपत्ति होता है, मतलब ओनर का उस पर हक होता है। तो इधर हमने कैपिटल 50 लाख दिखा दिया और इधर एसेट दिखा दिया, देखिए इक्वेशन बराबर हो गया। Let us take another example to understand this point further. Suppose the firm purchased goods worth 1 लाख on cash. अब यही बोल रहा है कि मान लीजिए फर्म ने गुड्स परचेज किए 1 लाख कैश में, तो इससे क्या उसका एसेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 1 लाख उसके पास कैश था, तो 1 लाख उसने खर्च कर दिया, तो 1 लाख तो कैश चला गया, लेकिन एसेट्स बढ़ गया, उसका सामान आ गया 1 लाख का, तो बात बराबर हो गया। ठीक, उसी तरह मान लीजिए किसी ने 30 लाख का परचेज किया मशीनरी किसी फर्म ने, तो वही सेम चीज़ हो जाएगा। दिस विल इंक्रीज इन एसेट्स। मतलब कहने का मतलब कि आपके पास कैश था 30 लाख, वो एसेट्स था, वो पूंजी था आपका, पूंजी था, एसेट्स था। ठीक, आपने वो 30 लाख किसी को दे दिया, 30 लाख एसेट्स खत्म हो गया आपका, लेकिन उसके बदले आपने मशीनरी खरीद लिया। तो मशीनरी भी क्या है, वो भी एसेट्स है, तो दोनों बराबर हो गया। एसेट्स पहले 30 लाख था कैश के फॉर्म में, अब मशीनरी के फॉर्म में। और इधर क्या हो गया, कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि वो पैसा किसका था, ओनर का था। तो उन्होंने क्या किया था, बिजनेस को दिया था, तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, दिस विल इंक्रीज एन एसेट्स ऑन द वन हैंड एंड लायबिलिटी क्रेडिटर ऑन द अदर। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब आप किसी चीज़ को उधार पे खरीदोगे, ठीक है, तो जब आप उधार पे खरीदोगे तो क्या होगा, उधार पे जब खरीदोगे तो एसेट्स आपको 30 लाख का मशीनरी आ जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा, आपका लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपके पास कैश था ही नहीं, आपने 30 लाख का मशीनरी जाके ले लिया उधार पे, तो कैश तो था नहीं आपके पास, तो एसेट्स पहले तो जीरो था। जब आपने जाके मशीनरी खरीद लिया, जब मशीनरी आपने परचेज किया, तो आपका एसेट्स 30 लाख से बढ़ गया। एसेट्स क्या हुआ आपका, एसेट्स आपका 30 लाख से, यहाँ पे एसेट्स क्या हुआ आपका, 30 लाख से बढ़ गया, क्योंकि आपने क्या ले लिया, मशीनरी ले लिया। जैसे लेकिन आपने वो क्या लिया, उधार पे लिया, तो उधार पे लिया तो यहाँ भी आपका 30 लाख कर्ज चढ़ गया। और कैपिटल तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ओनर ने तो पैसा दिया नहीं, क्योंकि ओनर ने क्या किया, उधार पे लिया, तो यहाँ भी क्या देगा, इक्वेशन बराबर हो रहा है। ठीक है, द duality principle is commonly explained in terms of fundamental accounting equation.
तो हम इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इन अदर वर्ड द इक्वेशन स्टेट दैट द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम ऑफ ओनर ऑफ द आउटसाइड। वही बोल रहा है, एसेट्स जो बिजनेस का एसेट्स होता है हमेशा किसके इक्वल होगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होगा। और कैसे इक्वल होगा हमने वो देखा। द क्लेम ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी ऑन इंस्टॉलमेंट कैपिटल। और क्या बोल रहा है कि जो कैपिटल होता है उसे हम इक्विटी ओनर बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, मालिक का उस पर होता है कि मालिक ने क्या दिया, बिजनेस को पैसा दिया। और क्या, और बिजनेस का क्या उसका क्या उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा ओनर को लौटाए। that the twofold effect of each transaction affect in such a manner that the equality of both side of the equation is maintained। तो मतलब ट्रांजैक्शन को इस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, इस तरह लिखा जाता है कि दोनों साइड क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ ये कह रहा है कि जो डुअल कंसेप्ट है, डेबिट क्रेडिट हर जगह रिकॉर्ड होना चाहिए, और इसे हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और इसे इसके बारे में हमें क्या करना है, लास्ट थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में हमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ना। अभी मैंने आपको क्या किया, कंसेप्ट समझा दिया। तो अभी इस फिलहाल इस जो चैप्टर को सॉरी इस टॉपिक इस पार्ट को हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट था काफ़ी कंसेप्चुअल पार्ट था। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप रिविजन करें सही से, इस चीज़ को काफ़ी सही से समझें। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस क्वेरी का मैं जवाब दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कंसेप्ट छुपा है इस टॉपिक में, और ये टॉपिक बार बार आगे आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस टॉपिक को आज इसी क्लास पे ख़त्म करते हैं, ताकि इसको आप सही से रिवीजन करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास करेंगे पार्ट 4, क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर 2। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।